नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करा है। जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है और उसी पैटर्न के आधार पर हमने पेपर बनाने की कोशिश की है और हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और हर एक प्रश्न को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से निसंकोच शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसमें जो उपसर्ग हमें देखने को मिलेगा वो नि उपसर्ग देखने को मिलेगा। उपसर्ग की बात करें जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। तो निसंकोच में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो नि उपसर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। तो इसका जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा साप्ताहिक। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक इसका रूप हो जाएगा। प्रत्यय की बात करें जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्द है और प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के दो भेद। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, तो साप्ताहिक रूप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सोना। सोना इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द उसके लिए संज्ञा कार्य करता है। संज्ञा एक अविकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। और संज्ञा के भेद कितने देखने को मिलते हैं हमें, तो संज्ञा के 5 भेद देखने को मिलते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। भाववाचक संज्ञा की बात करें, जिस संज्ञा शब्दों में व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सोना इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना क्या हो जाएगा, सोना जो हमारा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिंदी फॉन्ट्स में तारक चिन्हों का क्या प्रयोग किया जाता है भाई। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर जो हमें रहेगा, तो इसमें वर्तमान समय में हिंदी फॉन्ट्स में तारक चिन्हों का अभाव है। ठीक है, जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें क्या भरा जाएगा, तो वर्तमान समय में हिंदी फॉन्ट्स के तारक चिन्हों का अभाव देखने को मिलता है या अभाव है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लोकोक्ति से है और क्वेश्चन क्या है, बुझ्या कु बाग, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही अर्थ होने वाला है, बुझ्या कु बाग भ्रम की स्थिति होना। क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ, भ्रम की स्थिति होना। बुझ्या कु बाग भ्रम की स्थिति होना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन हमारा है त्रिशंकु होना उपयुक्त अर्थ है। त्रिशंकु का अर्थ क्या हो जाएगा, त्रिशंकु होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ जो होने वाला है किसी और का न रहना। किसी और का न रहना त्रिशंकु होना कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कोई आपसे मिलने आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। कोई, ठीक है, तो कोई कैसा सर्वनाम है, तो कोई जो हमारा सर्वनाम हो जाएगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा कोई, तो अनिश्चयवाचक
सर्वनाम हो जाएगा कोई। ठीक है, सर्वनाम की बात आई तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद देखने को मिलते हैं। और सर्वनाम की बात करें तो ये संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, कोई कुछ कैसे सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई में कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है। ठीक है, ठीक है, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है। तो इनमें से भैया स्वर संधि कौन कौन से हैं, तो स्वर संधि जो हमारे इसमें रहने वाले हैं, दीर्घ संधि भी स्वर संधि के अंदर आते हैं, जड़ संधि भी और गुण संधि भी ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। ए सी डी ये किससे संबंधित हैं, तो स्वर संधि से संबंधित हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो स्वर संधि। स्वर संधि का जो निर्माण होता है, स्वर और स्वर का आपस में मिलने से स्वर संधि का निर्माण होता है। व्यंजन संधि दूसरा कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का जो निर्माण होता है स्वर और व्यंजन के मेल से, और व्यंजन का व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। तीसरा जो संधि हो जाता है हमारा विसर्ग संधि हो जाता है। और विसर्ग संधि का जो निर्माण होता है विसर्ग और स्वर के मेल से, और विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि का निर्माण होता है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हमें देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया जाता है, तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो लिया जाता है 14 सितंबर 1949 को लिया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमें जो बात याद रखना है कि जब 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। कब संवैधानिक मान्यता कब प्रदान किया गया हिंदी को, तो 26 जनवरी 1950 को। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो क्वेश्चन हमारा था कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हों और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों को जो कहा जाता है वो देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, अरबी शब्दों की बात करें, किताब, कानून, अखबार, इत्र, वकील, आदमी और दफ्तर, औलाद और औरत, ये कैसे शब्द हैं, तो ये अरबी शब्द हैं। देशज शब्दों की बात करें, पगड़ी, डिबिया, कटोरा, खिड़की, लोटा, ये आदि कैसे शब्द हैं, तो ये आदि देशज शब्द हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा था कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तुम जाओ सो जाओ वाक्य में सोना क्रिया है, तो कैसी क्रिया है ये, ठीक है, तुम जाओ सो जाओ वाक्य में जो सोना क्रिया है वो कैसी क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। सोना कैसी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है।
अकर्मक क्रिया की बात करें, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये अकर्मक की डेफिनेशन है। कर्म में रचना या बनावट के आधार पर क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, किसके आधार पर? कर्म और किसके? बनावट और रचना के आधार पर क्रिया का जो विभाजन किया गया है कितने दो प्रकार से किया गया है, सकर्मक और अकर्मक में किया गया है। सकर्मक क्रिया की बात करें, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि से उत्तर प्राप्त हो तो वह सकर्मक क्रिया होती है। कौन कौन से वर्ड? क्या, किसे और किसका, ये आदि प्रश्न करने पर इनसे अगर हमें उत्तर मिलेगा तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है नत का विलोम होगा। नत का विलोम क्या हो जाएगा? तो नत का जो विलोम होगा वो उन्नत होगा। क्या होगा? उन्नत होगा। इसी के साथ साथ हमें ये भी और विलोम जैसे याद रखने हैं। संकीर्ण का क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। संकल्प का विकल्प। श्वेत का श्याम हो जाएगा। शुक्ल का क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। विमुख, विमुख का उन्मुख या सम्मुख हो जाएगा। तो ये भी याद रखने विलोम शब्द। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, इस प्रमाण पत्र पर मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर क्या है? एक वचन है या बहुवचन या नित्य बहुवचन या नित्य एक वचन? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आ जाएगा नित्य बहुवचन। हस्ताक्षर कैसा शब्द है? तो हस्ताक्षर हमारा बहुवचन शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमेशा क्या रहता है? हस्ताक्षर बहुवचन रहता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी। सम्राट का सम्राज्ञी और भगवान का भगवती हो जाता है। कर्ता का कर्त्री नहीं होता है। तो ये हमारा कैसा है? अनुपयुक्त विकल्प है। ठीक है। लिंग की बात करें, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से ये बोध हो कि अमुक शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये भी लिंग से हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक योग ऋण शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से एक योग ऋण शब्द कौन सा है? तो वो जलज है। कौन सा शब्द है? तो जलद है, जलज है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो शब्दों के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द की बात करें, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरागत विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशानन, यानी कि 10 आनन है जिसके, वो कौन है? रावण। चक्रपाणी हो जाएगा मुरलीधर। और बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो हैं वो सभी कैसे हैं? तो सभी योग ऋण होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से एक योग ऋण शब्द कौन सा है? तो ये जलज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर उसकी बात करें, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो इसमें से कुछ कैसा है? तो ये संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण की बात करें तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण कैसा शब्द है? तो विशेषण विकारी शब्द है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। और 4 भेद कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक संकेत और निजवाचक विशेषण। ये 4 विशेषण हमें देखने को मिलते हैं। संख्यावाचक विशेषण की बात करें, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद देखने को मिलेंगे, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद देखने को मिलते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से होने वाले हैं, तो गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, आवर्ती संख्यावाचक विशेषण, समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण। ये 5 होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो क्वेश्चन हमारा था कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो कुछ है। क्या हो जाएगा, कुछ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है वहां, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, रावण ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें क्या है, इसमें बातों को क्या करा गया है, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यानी कि जिन पंक्तियों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। तो किसका होता है, तो अधिसूचना का किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना में प्रसंग होता है। किसका, अधिसूचना का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना कब हुई थी, तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना 1964 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से नरेंद्र सिंह नेगी की गीत है। ठीक है, इनमें से नरेंद्र सिंह नेगी का कौन सा गीत है, तो इसमें जो जाएगा प्यारी मेरी स्याली, ये किसकी गीत है, तो नरेंद्र सिंह नेगी की गीत है। और मौसम रंगीन, ये किसकी गीत है, ये मौसम रंगीन किसका ये गीत है, तो ये पप्पू कार्की का गीत है। और झुमेलो रे किसका ये है, तो ये चंद्र सिंह राही का गीत है। और जागर गीत ये प्रीतम भरद्वाज का है। ठीक है, जागर गीत किसका है, प्रीतम भरतवाण का है। ठीक है, जागर गीत प्रीतम भरतवाण का है। और अगर बात करें नरेंद्र सिंह नेगी की, तो इनके द्वारा और कौन कौन से गीतें गाए गए थे, तो रूप का नशा, पहाड़ी से संस्कार, खेला पासो, तेरी खुद जेगी, यादें ताजगी, धन्य देवभूमि। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे गीत गाए हैं। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।